हाँ जी। तो क्या हाल आप सबके होपफुली अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छी आपकी नीट 2024 की प्रिपरेशन भी चल रही होगी। तो हम 3 वीडियोस कर चुके हैं कोशिका जीवन की इकाई चैप्टर की। आज ये चौथी वीडियो है और इसके बाद एक वीडियो और होगी और उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म। ठीक है, 5 वीडियो में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। आज हम पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिका। यूकेरियोटिक कोशिका में भी हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में और अंतःझिल्लिका तंत्र के बारे में। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीज पढ़ेंगे। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। रोज शाम 8 बजे आपको ये वीडियो मिलती है, मंडे टू फ्राइडे। रोज शाम 8 बजे आपको ये वीडियो जो है वो प्रोवाइड करवाई जाती है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ दिया जाता है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। स्टडी स्किल सक्सेस नाम से है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज के इस चैप्टर को। सबसे पहले यूकेरियोटिक कोशिका की कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं। सभी जो आद्यजीवी है, पादप प्राणी और कवक हैं, उन सभी में यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो है वो होती है। किन किन में होती हैं? जो आद्य जीव होते हैं, पादप होते हैं, प्राणी होते हैं और कवक होते हैं, ये जो होते हैं उनमें यूकेरियोटिक कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। इनमें झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य जो है वो विस्तृत कक्षयुक्त प्रतीत होता है। देखो इसमें क्या होते हैं, झिल्लीदार अंगक होते हैं, झिल्लीदार अंगक होते हैं और इसी के कारण ये कोशिका क्या है, कक्षयुक्त पाई जाती है। अलग अलग ऐसे लगता है जैसे अलग अलग कक्षाएं बनी हो, तो कक्षयुक्त जो है वो प्रतीत होती है। झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक आवरण मिलता है। तो यही तो एक इसमें स्पेशल चीज है जो कि यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका को अलग बनाती है। क्यों अलग बनाती है? क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिका में क्या मिलते हैं, एक झिल्ली में केंद्रक आवरण मिलता है। ठीक है, सिंपल से एक झिल्ली युक्त केंद्रक मिलता है और जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक मिलता है उसको यूकेरियोटिक बोलेंगे, जिसमें झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं मिलता उसे हम प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। आनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्रों के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, शुरू में ही बताया था मैंने आपको। ठीक है, तो उसमें क्या रहते हैं, गुणसूत्र रहते हैं। गुणसूत्र के बाद उसमें क्या रहते हैं, सबसे पहले गुणसूत्र में क्या रहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें पादप और जो यूकेरियोटिक में भी पादप और जंतु कोशिकाएं होती है ना, वो अलग अलग रहती है। इसके बारे में आगे आप पढ़ लेंगे। पादप कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका भित्ति होती है, लवक होती है और एक बड़ी केंद्रीय रसधानी होती है। ठीक है, रसधानी के बारे में डिटेल में बता दूंगा। कोशिका भित्ति होती है, लवक होती है और रसधानी होती है। किसमें? पादप कोशिका में। प्राणी कोशिकाओं की अगर बात करें तो उनमें ये नहीं मिलता, उसमें तारककाय मिलता है। क्या मिलता है? तारककाय मिलता है, जो लगभग सभी पादप कोशिकाओं में जो अनुपस्थित रहता है। पादप कोशिकाओं में ये तारककाय जो है वो बिल्कुल नहीं मिलता और प्राणी कोशिकाओं में ये सब नहीं मिलता। कोशिका भित्ति हो गई, लवक हो गया और एक बड़ी रसधानी हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, पादप प्राणी कोशिकाओं में नहीं मिलता और पादप कोशिकाओं में तारककाय नहीं मिलता। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक एक करके, कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली की बेसिकली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, मुख्य लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड होता है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। मुख्य जो लिपिड होता है आपका वो फॉस्फोलिपिड होता है, जो कि 2 सतहों में व्यवस्थित होता है, 2 जगह व्यवस्थित होता है। लिपिड झिल्ली के अंदर होते हैं, झिल्ली के अंदर होते हैं लिपिड, जिनका ध्रुवीय सिरा जो है वो बाहर की ओर होता है और जलभीरु जो पुच्छ सिरा होता है, जलभीरु सिरा बोल दीजिए, पीछे का सिरा बोल दीजिए, पुच्छ सिरा बोल दीजिए, वो अंदर की ओर होता है। ठीक है, यानी कि मुंह बाहर की ओर होता है और पूंछ अंदर की ओर होता है, ऐसे याद रखिए। फास्फोलिपिड जो झिल्ली होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये जो फास्फोलिपिड झिल्ली होती है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। बाद में जब जैव रासायनिक अनुसंधान किए गए तो उससे पता चला कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पहले क्या बोला था कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन बाद में जब जैव रासायनिक अनुसंधान हुए, रिसर्चेस वगैरह हुई, तो उसमें पता चला कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। मनुष्य की जो रुधिराणु है, इरिथ्रोसाइड है, उसकी झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। ऐसे अलग अलग, ये फॉर एग्जांपल आपको बताया है, ऐसे अलग अलग में कोशिका झिल्ली में अलग अलग ये सारी रेशो जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रोटीन को 2 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग जो है वो परिधीय है, जो कि झिल्ली की सतह पर होता है, और दूसरा अंगभूत प्रोटीन, जो कि आंशिक या फिर पूर्ण रूप से झिल्ली में धसे हुए होते हैं। जैसे कि ये झिल्ली है,
इसमें धसे हुए होते हैं पूर्ण रूप से, ये पूर्ण रूप से हो गए और ये आंशिक हो गए। तो ये तो अंगभूत प्रोटीन हो गए और परिधीय जो है वो झिल्ली के ऊपर ही पाए जाते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली का जो नमूना है वो 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था और इस नमूने को क्या बोला गया था, तरल किमीर नमूना जो है वो बोला गया था। कुछ इस प्रकार का ये नमूना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्करा, ये प्राधीय प्रोटीन है। ठीक है, ये इंटीग्रल प्रोटीन है। यहाँ पर ये कोलेस्ट्रॉल आपको मिल जाता है, ये फास्फोलिपिड द्विक सतह यहाँ पर आपको मिल जाती है। ये जीवद्रव्य झिल्ली का तरल क्रीमीर नमूना है जो कि 1972 में सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्वेश्चन आ सकता है कि कोशिका झिल्ली का जो तरल क्रीमीर है ये, ठीक है, तरल क्रीमीर जो नमूना है वो किसके द्वारा या फिर कब प्रतिपादित किया गया, तो 1972 में प्रतिपादित किया गया था सिंगर और निकोलसन के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। इन दोनों के अनुसार यानी कि इस नमूने के अनुसार जो लिपिड के अर्धतरलीय प्रकृति के कारण जो फॉस्फोलिपिड द्विसतह है उसके भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। जो फॉस्फोलिपिड द्विसतह है इनके भीतर जो है वो प्रोटीन है वो गति करता है। ठीक है, तो इनके भीतर जो है वो प्रोटीन गति करता है। क्लियर है। झिल्ली की जो तरलीय प्रकृति है इसके कार्य जैसे कि कोशिका वृद्धि हो गई, अंतर कोशिकीय संयोजन का निर्माण हो गया, स्त्रावण हो गया, अंत कोशिक हो गया, कोशिका विभाजन हो गया इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, इसकी तरलीय प्रकृति। तो आपसे पूछा जा सकता है कि झिल्ली की जो तरलीय प्रकृति है इनमें से किसके लिए महत्वपूर्ण है, या फिर आपको ये पूछा जा सकता है कि झिल्ली की जो तरलीय प्रकृति है तो इनमें से कौन से कार्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो आपको 3 ऑप्शंस में तो ये कार्य दे देंगे और एक ऑप्शन कोई अलग दे देगा, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जीवद्रव्य झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, अणुओं का परिवहन। अणुओं का परिवहन जो है वो जीवद्रव्य झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्लियर है। कुछ अणु जो है वो बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, बिना ऊर्जा के, उसे हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय परिवहन बोलते हैं। और जिनमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम एसटीपी बोल देते हैं, सक्रिय परिवहन बोल देते हैं। ठीक है, जल इस झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जीव द्रव्य झिल्ली में जल किस सांद्रता से किस सांद्रता की ओर गति करता है। तो जल जो है वो इस झिल्ली में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है और विसरण द्वारा जल के प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। कुछ अणु का झिल्ली से होकर परिवहन उनकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत जैसे कि निम्न से उच्च की ओर होता है। यहाँ पर क्या है, उच्च से निम्न की ओर है तो आसानी से आ जाएगा बिना किसी ऊर्जा के, लेकिन जब निम्न से उच्च की ओर जाना होगा तो इसे ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एसटीपी। ठीक है, सक्रिय परिवहन बोलते हैं। ये एक पंप के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में, पंप के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं कोशिका भित्ति की। तो कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं। कवक और पौधों की जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाली द्रव निर्जीव आवरण। कवक और पौधों की जो जीवद्रव्य झिल्ली है उसके बाहर पाए जाने वाली जो निर्जीव आवरण होता है, दृढ़ यानी कि ठोस जो निर्जीव आवरण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जीवद्रव्य कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, कवक हो गया, पौधे हो गए, इनकी जीवद्रव्य झिल्ली के बाहर जो ठोस आवरण पाया जाता है, निर्जीव तो होता ही है वो, तो ठोस जो आवरण पाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल कोशिका को यांत्रिक हानियों, ये ध्यान से पढ़िएगा, कोशिका भित्ति जो है वो केवल कोशिका को ही यांत्रिक हानियों या फिर संक्रमण से ही रक्षा नहीं करता, बल्कि यह कोशिकाओं के बीच आपसी संपर्क बनाए रखने तथा जो अवांछनीय वृद्ध अणु है उसके लिए अवरोध प्रदान करता है। देखो, कोशिका भित्ति का जो कार्य होता है वो ये होता है कि यांत्रिक जो हानियां हो रही है या फिर कोशिका संक्रमण हो रहा है तो उससे रक्षा करना, लेकिन केवल इसका काम यही नहीं है, इसका काम ये भी है कि कोशिकाओं के बीच जो आपसी संपर्क है वो भी बनाए रखे और जो अवांछनीय अणु है
उनके लिए अवरोध भी प्रदान करे, उनके लिए प्रोटेक्शन, एक लेयर भी उनके लिए प्रदान करे। ठीक है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया था एनसीईआरटी में, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। अब नवपादप जो कोशिकाएं हैं, जो नई पादप कोशिकाएं हैं, उनकी कोशिका भित्ति में स्थित जो प्राथमिक भित्ति है उसमें वृद्धि की क्षमता होती है। नवपादप कोशिका की कोशिका भित्ति में जो स्थित प्राथमिक भित्ति होती है उसमें वृद्धि की क्षमता होती है, जो कोशिका की परिपक्वता के साथ घटती जाती है और इसके साथ कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीय भित्ति का निर्माण होने लगता है। देखिए, जैसे कोई इंसान है, ठीक है, जैसे कोई इंसान है, उसकी जो नवपादप नया इंसान है उसकी जो प्राथमिक भित्ति होती है, इसकी कोई प्राथमिक भित्ति है, उसमें क्या है, वृद्धि की क्षमता होती है। अब जैसे जैसे बच्चा होता है वो जैसे जैसे बड़ा होता है वो जल्दी जल्दी लंबा होता है, यानी कि उसमें वृद्धि की क्षमता जो है वो ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे जो परिपक्व होने लगता है, यानी कि बड़ा बड़ा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, तो ये जो वृद्धि की दर है वो घटती जाती है। आपने देखा 18-21 साल के बाद ये दर बिल्कुल ही घट जाती है, हम बिल्कुल ही मतलब लंबे नहीं हो पाते। तो इसी प्रकार ये पादप कोशिकाओं में भी होता है। जो मध्य पटलिका है वो मुख्यतः कैल्शियम पक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम पक्टेट की बनी होती है, बनी सतह होती है जो आसपास की जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं उनको आपस में चिपकाए या फिर पकड़े रहती है। ठीक है। अब अंतःझिलिका तंत्र के बारे में जानते हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं, आंतरद्रवी जलिका, गोल्जीकाय, लैनकाय, रोस्तानी। एक एक करके सबको जानते हैं। सबसे पहले अंतर्द्रवी जलिका के बारे में जानते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं की कोशिका द्रव्य में चपटे, आपस में जुड़े, थैली युक्त, छोटी नलिकावत जलिक तंत्र बिखरा रहता है जिसे अंतर्द्रवी जलिका कहते हैं। ये देखिए चपटे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चपटे हैं, आपस में जुड़े हुए, तो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। थैली युक्त हैं, तो एक थैली की तरह नहीं लग रहे आपको, एक छोटी नलिकावत, छोटी छोटी नलिकाएं हैं बीच में, जलिका तंत्र बिखरा रहता है और इस बिखरे तंत्र को हम बोलते हैं अंतर्प्रद्रवी जलिका। राइबोसोम इसके बाहर की तरफ चिपके रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपके छोटे छोटे बिंदु दिख रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये राइबोसोम है। तो यह राइबोसोम जो है वो इसकी बाहर की तरफ जो है वो चिपके रहते हैं। जिस पर राइबोसोम मिलते हैं तो उसे हम खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जलिका बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलता है, राइबोसोम मिलते हैं, तो यहाँ पे खुरदरी दिख रही होगी तो इसे हम बोल देंगे खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जलिका। जहाँ पर आपको राइबोसोम नहीं मिलते वहां उसको हम बोले चिकनी अंतर्प्रद्रवी जलिका। यहाँ पर आपको राइबोसोम नहीं दिख रहे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहे, तो इसे हम बोलेंगे चिकनी अंतर्प्रद्रवी जलिका। क्लियर है। जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण में सक्रिय भाग लेती है उनमें खुरदरी अंतर्प्रद्रवी जलिका बहुतायत से मिलती है। ठीक है, ये होगी अंतर्प्रद्रवी जलिका। अब आती है गोल्जी उपकर। तो सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने पहली बार केंद्रक के आसपास जो घनी रंजित जलिकावत संरचना देखी, किसमें देखी थी, ये तंत्रिका कोशिका में देखी थी, जिन्हें बाद में गोल्जी का ही नाम दे दिया गया, कैमिलो गोल्जी के नाम पर। ठीक है, कैमिलो गोल्जी के नाम पर ही इसको नाम जो है वो बाद में दे दिया गया। इसका ईयर मैं एक बार देख लेता हूं कि सर इसका ईयर क्या था। तो ये देखी थी 1898 में, ध्यान रखिएगा 1898 में इसको कैमिलो गोल्जी ने देखा था। किसके आसपास, केंद्र के आसपास, किसमें, तंत्रिका कोशिका में। बाद में इसका नाम जो है वो गोल्जी का ही रख दिया गया। इसमें क्या होता है, काफी सारी जो चपटी डिस्क आकार की थैली या फिर कुंड से मिलकर बनती है। आप देख सकते हो डिस्क के आकार की है। इनका व्यास जो रहता है 0.5 माइक्रोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक होता है और ये एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में मिलते हैं, जिसे जलिकाएं कहते हैं। आप देखो ऐसा नहीं लग रहा जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ढेर सा बना हो, तो इसे हम जलिकाएं बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो द्रव्य को संवेष्टित कर अंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचना या कोशिका के बाहर स्त्रावण करना, ये इसका मुख्य कार्य जो है वो रहता है। यहाँ पर कुंड की तरह आप देख सकते हैं। अंतःप्रद्रवी जलिका पर जो उपस्थित राइबोसोम द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, अंतःप्रद्रवी जलिका पर जो उपस्थित राइबोसोम है उनके द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो कि गोल्जिकाए के ट्रांस सिरे से निकलने के पूर्व इसके कुंड में रूपांतरित हो जाते हैं। गोल्जिकाए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड निर्माण का प्रमुख स्थल है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि गोल्जिकाए किसके निर्माण का प्रमुख स्थल है, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड।
क्लियर। लैनकाय की बात करते हैं तो झिल्ली पुट्टी का संरचना होती है और ये संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जिकाएं में बनते हैं। मोटा मोटा पढ़ लीजिए। पृथक्कृत यानी कि अलग से जो लैनकाय पुट्टिकाएं होती हैं उनमें सभी प्रकार की जल अपघट्य एंजाइम मिलते हैं जो कि अम्लीय परिस्थितियों में अधिक सक्रिय होते हैं। ठीक है, मोटा मोटा पढ़ लीजिएगा इसको। रसधानी की बात करें तो ये कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह है। कोशिका द्रव्य में झिल्ली द्वारा घिरी जगह को हम क्या बोलते हैं? रसधानी बोलते हैं। इसमें पानी, रस, उत्सर्जित पदार्थ और जो भी एक्स्ट्रा उत्पाद हैं जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है वो सारे इसी में मिलते हैं। जो कोशिका के लिए उपयोगी नहीं है वो आपको रसदानी में मिल जाएंगे। रसदानी एकल झिल्ली से आवृत होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, और कोशिकाओं में ये कोशिका 90% स्थान घेरता है। रसदानी जो होती है वो एकल कोशिका से घिरी हुई होती है और इस एकल कोशिकाओं को हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। और पादप कोशिकाओं में ये जो टोनोप्लास्ट है वो 90% तक होता है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिया गया है एनसीईआरटी में, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा कि अमीबा में जो संकुचनशील रसधानी होती है वो उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो ये रहा यार आज का आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका का भाग सेकंड हम कल करेंगे। बाकी वीडियो कैसी लगी उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहेंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ये थोड़ी मोटी हो गई है, लंबी होगी वीडियो, उसके लिए सॉरी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।